हेलो पायन चैंपियंस, आपका अपने YouTube चैनल पायन एजुकेशन में आप सबका स्वागत करता हूं मैं MRM। जी हां दोस्तों, हम लोग इस चैनल में आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया लेक्चर लेके आए हैं। बोर्ड के लिए बेस्ट लेक्चर होने वाला है ये लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 क्लास 12 के लिए CBSE बच्चे और CHSE बच्चे और किसी भी बोर्ड का बच्चे अगर फंडामेंटली क्लियर होना चाहते हैं ये लेक्चर को बढ़िया से देख सकते हैं। बेटा फिजिक्स में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि बच्चे जो है लेक्चर देखने में वक्त नहीं देते हैं। अगर आप पूरा लेक्चर को बढ़िया से देखेंगे, कॉन्सेप्चुअली देखेंगे, अगर कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो गया तो आपका सारा न्यूमेरिकल एक चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, चैप्टर नंबर 1 फॉर क्लास 12 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं डिस्कशन के तरफ। पहले इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी कहां से शुरू होती है? बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी वहां से शुरू होती है जब तुम प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे थे, जब तुम क्लास 3 में 4 में 5 में थे। तुमने स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, छोटे छोटे कागज के टुकड़े लिए होंगे और उस कागज को टुकड़े को उठाने के लिए प्लास्टिक का स्केल लेके अपने सर पे रब करके उसको उठाए होंगे। किए थे ना? याद आया वो दिन? नहीं आया? याद करो बेटा, वहां से शुरू होती है इस चीज की कहानी। और हमने तब ये नहीं समझा था, आज समझेंगे ऐसा क्यों होता है। उसको समझने के लिए हम लोग पहले देखते हैं कि पुराने साइंटिस्ट ने क्या क्या किया है। देखिए नियरली 600 BC पे, बिफोर क्रिस्ट पे, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थेल्स ऑफ मिलेटस। इनका क्या नाम था बेटा? थेल्स ऑफ मिलेटस। थेल्स ऑफ मिलेटस, ठीक है। इनका क्या नाम था? थेल्स ऑफ मिलेटस। ये नियरली 600 BC पे इन्होंने ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया बेटा? जो एम्बर होता है, क्या होता है बेटा? ये जो एम्बर होता है ये छोटे छोटे फिदर्स, छोटे छोटे लीफ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। और एम्बर क्या है? एम्बर देखिए, आपने अगर साल का पेड़ लेंगे, साल का पेड़ का छिलका निकाल देंगे, वहां से इस तरह का कुछ सब्सटेंस निकलता है ना, ये होता है जनरली एम्बर। ये जो भारी मात्रा में पाया जाता है, कहां पे पाया जाता है? बाल्टिक सी पे पाया जाता है। बाल्टिक सी के शोर पे, ठीक है। बाल्टिक सी जो होता है उसके किनारे पे ये भारी मात्रा में पाया जाता है। ये कहां पे है? ये कहां पे है? ये जो है मिलेटस जहां से होते हैं वहीं पे मिलता है बाल्टिक सी। बाल्टिक सी अवस्था मतलब वहीं पे सिचुएटेड है और बाल्टिक सी के शोर पे हमको एम्बर मिलता है। और उस एम्बर को उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये छोटे छोटे लाइट फिदर, डस्ट और पीस ऑफ लीव्स को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये गम लाइक सब्सटेंस होता है, हार्ड हो जाता है सूख जाने पे। इसको आप लोग वहां पे भी यूज किए होंगे। आपके पास अगर सोने का लॉकेट होगा उसके पीछे लगाए होंगे, उसको एम्बर कहते हैं बेटा, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? एम्बर कहते हैं। और वही जो एम्बर होता है छोटा छोटा फिदर्स को और इसको अट्रैक्ट करेंगे जब उसको रब करेंगे, ठीक है। वहां से शुरू होती है कहानी। और इसके बाद बहुत सारे हुआ, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं डिस्कस ना करूं तो सही है। लेकिन इन 1600 AD मतलब लगभग बहुत दिन, मतलब देखिए कितना दिन गैप है। ये बिफोर क्रिस्ट है और ये BC है, ये AD है। तो विलियम गिलबर्ट करके दूसरे एक साइंटिस्ट थे। एक्चुअली ये साइंटिस्ट नहीं थे। विलियम गिलबर्ट कौन थे? विलियम गिलबर्ट क्वीन एलिजाबेथ I की जो रानी थे उनके फैमिली डॉक्टर थे। उन्होंने जो सब्सटेंस एम्बर की तरह बिहेव कर रहे हैं, इन्होंने उनके ऊपर एक सिस्टमेटिक स्टडी किया। ओके, जो सब्सटेंस एम्बर की तरह बिहेव कर रहे थे उनके ऊपर एक सिस्टमेटिक स्टडी किया और उसी स्टडी के बेसिस पे उन्होंने अपना एक किताब लिखा जिसका नाम क्या है बेटा? जिसका नाम है डी मैग्नेटी। विलियम गिलबर्ट ने क्या किताब लिखा? डी मैग्नेटी। और उस किताब ने उन्होंने जिक्र किया उन सब चीजों का जिन्होंने एम्बर जैसा बिहेव किया, और उस सब्सटेंस को इन्होंने नाम क्या दिया? इलेक्ट्रिका। क्या नाम दिया बेटा? इलेक्ट्रिका। और आपको बता दूं ये इलेक्ट्रिका नाम कहां से वो इंस्पायर हुए? एक्चुअली जो ग्रीक नाम होता है एम्बर का, तो बाल्टिक से कहां मिलता है? ग्रीक में मिलता है। बाल्टिक से कहां है? ग्रीक में है, ठीक है। तो एम्बर का जो ग्रीक नाम है वो है इलेक्ट्रॉन। और यहां से इंस्पायर होके दो सब्सटेंस व्हिच आर बिहेविंग लाइक एम्बर ही नेम देम एज इलेक्ट्रिका, ठीक है।
और इस इलेक्ट्रॉन नाम से ही आपका इलेक्ट्रॉन का नाम पड़ा है, इलेक्ट्रिक फोर्स पड़ा है। इलेक्ट्रिक जितना रिलेटेड वर्ड सब आया है, दे ऑल आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द ग्रीक नेम ऑफ एम्बर, दैट इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन स्पेलिंग थोड़ा देख लो, इलेक्ट्रॉन ELEKTRON, ठीक है। और आप जो इलेक्ट्रॉन लिखते हो वो क्या होता है, ये होता है फर्क। लेकिन ये जो वर्ड है वो यहां से ही इंस्पायर होके आए। ज्यादा थ्योरी डिस्कस नहीं करेंगे, मतलब इसमें हिस्ट्री में ज्यादा नहीं करेंगे, टॉपिक पे ही चलते हैं। देखिए, और इस चैप्टर को समझने के लिए हमारे लिए क्या है इंपॉर्टेंट है समझना, क्या व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है बेटा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक। देखिए हमारे पास सवाल ये है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, ये एग्जाम में कभी कभार पूछा जा सकता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। वेरी आपने इलेक्ट्रिक चार्ज अगर बोलेंगे आपको कोई, तो आपको किस चीज का याद आता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, ये सब याद आते हैं। तो जनरली आपने देखा होगा, अगर दो चीज है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, ठीक है। तो जो भी चीज है वो अगर इलेक्ट्रिकली आइदर अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं, उनका वजह कौन है, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है, नोट लिखिए, नोट कीजिए, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। ये चीजों का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। क्या प्रॉपर्टी होता है, देखिए मैं आपको अगर नॉर्मली समझा दूं, आपने मैटर देखा होगा, मैटर, व्हाट इज मैटर एनीथिंग। मैटर क्या है भाई, क्या मैटर है, मैटर ये है कि हमको फिजिक्स समझना है, नहीं, मैटर ये है एनीथिंग दैट हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस आर नोन। तो मैटर का जो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है वो मास होता है। आपको अगर कोई बोलेंगे कि मैटर में मास कहाँ है, ढूंढ के दिखाओ, खोल के दिखाओ मुझे मास कहाँ है, आप दिखा पाओगे नहीं ना। तो वैसा ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उनका सब अपना एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, वो होता है चार्ज, जिसको आप खोल के नहीं दिखा पाओगे, ठीक है, वो कभी चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी of fundamental particles like proton and electron which is responsible for electrostatic force between them। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, ठीक है। या इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज वो होता है, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसका, फंडामेंटल पार्टिकल का, हाँ, ड्यू टू व्हिच दे आर इलेक्ट्रोस्टैटिकली अट्रैक्ट। मतलब अगर दो चीज इलेक्ट्रोस्टैटिकली अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, उनका वजह कौन क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसका सिंबल क्या होता है बेटा, क्यू डिनोट करते हैं। क्या डिनोट करते हैं, क्यू। और इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट होता है किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है कूलम। क्या होता है बेटा, कूलम। कूलम सारे स्मॉल लिखा गया है, ठीक है, कूलम। और इसका जो सीजीएस यूनिट होता है,
देखिए सीजीएस यूनिट में दो यूनिट आते हैं, एक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और दूसरा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ये होता है, देखिए स्टार्ट कूलम, इसका मतलब 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है 9, 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ST कूलम, स्टार्ट कूलम। और एक होता है अब कूलम, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स में यूज करते हैं, मैग्नेटिज्म में करते हैं। ठीक है, उसका क्या होता है 10 कूलम इज इक्वल टू 1 अब कूलम। ठीक है, ये होता है इन दो, इसका क्या ऐसा यूनिट, और इट इज ए स्केलर क्वांटिटी बेटा। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है जानते हो ना, स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन ना हो, खाली मैग्नीट्यूड। और एक इंपॉर्टेंट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ के आए थे ना, क्लास 10 में पढ़ के आए थे ना। करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम पीरियड, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम पीरियड। करंट का हो जाएगा बेटा एम्पियर और टाइम का हो जाएगा टी। और जब भी डायमेंशन लिखे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने के लिए कोशिश करें, तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा बेटा ए से एम्पियर, टी से टाइम। ठीक है, 80। इतना सब कुछ होता है इसका। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बेटा 80 होता है। ये सब कुछ समझ में आ गया होगा इसके बारे में। अब आता है एक हमने टर्म यहां पे यूज किया इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है बेटा? देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक दो वर्ड से बना है, एक तो है इलेक्ट्रो, दूसरा है स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब ये चार्ज को इंडिकेट कर रहा है और स्टैटिक का मतलब एट रेस्ट। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स branch of physics that deals with study of electric charges at rest। at rest इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। जनरली देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग क्या पढ़े कि इलेक्ट्रिक चार्ज के वजह से जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंटरेक्शन होता है। तो नेचर ऑफ इंटरेक्शन या अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा, उसको जानने के लिए हम लोगों ने एक कन्वेंशन लिया हुआ है। वो कन्वेंशन क्या है? हमने दो तरीकों का चार्ज लिया हुआ है। कितने तरीके का चार्ज लिए हुए हैं? बेसिकली हम दो तरीके के चार्ज लिए हुए हैं, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा क्या होता है बेटा नेगेटिव होता है। क्या होता है? एक पॉजिटिव होता है और दूसरा क्या होता है बेटा नेगेटिव होता है। ठीक है, और अभी हम लोग बोलेंगे कि जो मिनिमम वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटॉन। और जो मैक्स और जो ये होता है क्या होता है? देखिए अगर हम लोग बताएंगे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जनरली हमारे पास दो तरीके के इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। कितने तरीके के इलेक्ट्रिक चार्ज होता है? दो तरीके के इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है क्या? नेगेटिव। एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव।
तो हम लोग समझते हैं जनरली हमारे पास क्या क्या तरीके के चार्ज होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, इसका डेफिनेशन थोड़ा बाद में हम बताएंगे, और दूसरा क्या होता है नेगेटिव चार्ज। इन दोनों का डेफिनेशन थोड़ा बाद में हम लिखवाएंगे, ठीक है। लेकिन इतना याद रखो, ये प्लस है ये तो माइनस है, इसका जो नेचर है ये उसका ऑपोजिट नेचर है, ठीक है। जनरली ये पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पे, नेगेटिव चार्ज होता है किस पे, इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। तो व्हाट आर द काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हाउ मेनी काइंड्स? टू काइंड्स। एक होता है पॉजिटिव एंड दूसरा होता है नेगेटिव। एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। प्रोटॉन में जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव। उसका वैल्यू को हम लोग कैसे लिखते हैं? उसका वैल्यू को हम लोग लिखते हैं, अगर ऐसे लिखे, चार्ज ऑन प्रोटॉन को हम लोग इंडिकेट करते हैं प्लस ई से, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस ई से, और जो है ई का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। बेटा ये चीज बढ़िया से याद रखो, ये आपको बहुत जगह काम आएगा। ई का जो वैल्यू होता है वो कहाँ होता है? 1.6 and 10⁻⁻19 कूलम, -19 कूलम। अगर इलेक्ट्रॉन लिए तो माइनस ले लेंगे, अगर प्रोटॉन लिए तो उसके लिए प्लस ले लेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल पे हम लोग इन जनरल मॉडुलस लेके ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो तरीके के चार्ज है। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन बता दूं, आपने तो दो पार्टिकल के बारे में जान लिया। एक होता है पॉजिटिव जो कि, एक होता है प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, और एक होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है? एक न्यूट्रॉन, जिसका नेचर क्या होता है बेटा? न्यूट्रल होता है। उसमें ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है। हम आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे जो इसको कहते हैं मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये थोड़ा आपका एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है 1.672। ये जो चीज है आपको काम में आने वाली है। एक न्यूक्लियर करके चैप्टर है, हाँ, चैप्टर नंबर कितना? 13। 9.1 10⁻⁻31 kg और 1.674। आप देख सकते हैं जो न्यूट्रॉन का मास है वो थोड़ा सा हैवी है किससे? प्रोटॉन से। और सबसे लाइट वेट जो है कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन जो होता है, इसका मतलब जो प्रोटॉन हुआ वो पॉजिटिव है, जो इलेक्ट्रॉन हुआ वो नेगेटिव है, और जो न्यूट्रॉन हुआ वो क्या है बेटा? न्यूट्रल है, ठीक है। ये हो गया दो तरीके के चार्ज, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब प्रोटॉन, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इनका मास का डिफरेंस। अब पढ़ते हैं हम लोग फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या पढ़ेंगे बेटा? फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले एक चीज हम आपको बता देंगे जो कि इस चैप्टर में नहीं है, ठीक है। इस चैप्टर में नहीं है, वो हम आपको बता देंगे। देखिए, ये शायद आप लोग लिख लिए होंगे। थोड़ा हम लोग बात करते हैं मैटर के बारे में, थोड़ा समझते हैं कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कैसे होता है, क्या होता है। देखिए, पहला पॉइंट ये है, मैटर इज मेड अप ऑफ व्हाट? एटम्स, जो कि क्या होता है बेटा? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग न्यूट्रल कहते हैं, ठीक है। अब कोई एटम पॉजिटिव कैसे होता है? एग्जांपल लेंगे। आपके पास मान लीजिए Na है, और Na ने
अपना एक जो इलेक्ट्रॉन है उसने क्या किया, दे दिया। तो ये क्या हो जाएगा, Na+ और एक इलेक्ट्रॉन। आपके पास Cl है, आपने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये क्या हो जाता है, Cl-। इसका मतलब अगर ये एक न्यूट्रल एटम है और इसको आप लोग इलेक्ट्रॉन देंगे, यह हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, और ये एक न्यूट्रल एटम है और इससे आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, इसको एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये नेगेटिव चार्ज होगा, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। या हम लोग ऐसे कह सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज ऑन ए बॉडी इज ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई भी चीज बहुत पॉजिटिव चार्ज तब होती है जब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, और नेगेटिव तब होती है जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की नंबर ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ठीक है कि नहीं है? ठीक है, अभी हम लोग पूछेंगे कि देखिए आपके पास अभी है फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या कहता है? देखिए नेचर का सारा लॉ यही कहता है बेटा, ऑपोजिट अट्रैक्ट सेम रिपेल। ऑपोजिट अट्रैक्ट सेम रिपेल। सेम, एक जंगल में दो शेर नहीं हो सकते। क्यों? दो शेर नहीं हो सकते। क्यों? शेर रिपेल करेंगे, शेर रहेगा शेर नहीं रहेगा। क्यों? चमक गया ना। चलो, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या कहता है? लाइक चार्जेस repel each other. Repel each other. And unlike charges, क्या करेंगे बेटा? अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, देखिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें दो पीथ बॉल लिए हैं जिसमें चार्ज होल्ड हो सकता है। चलिए, हमने इसको दे दिया पॉजिटिव चार्ज और इसको भी दे दिया पॉजिटिव चार्ज, और इन दोनों को जो है एक स्ट्रिंग के जरिए बांध दिया। तो ऐसे थे, देखा गया कि जब चार्ज दे दिया गया तो वो लोग ऐसे चले गए। मतलब अगर दोनों को पॉजिटिव चार्ज दिए जाएंगे तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। हमने दूसरा पीथ बॉल लिया सेम सेटअप के साथ, और उनको हम लोगों ने दिया क्या चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये भी क्या कर रहे हैं बेटा, ये भी रिपेल कर रहे हैं। इसका मतलब सेम चार्ज क्या कर रहे हैं बेटा, रिपेल कर रहे हैं। हमने एक, अच्छा चलो ब्लैक कलर लिए थे। देखो पहले से दूर थे, जब इसको हम लोग पॉजिटिव और इसको नेगेटिव दे दिए तो ये दोनों जो है पास आ गए। और क्या बोलेगा ना, में पास आओ ना। ये क्या क्लोजअप से ब्रश किया था क्या? नहीं बेटा, ये फिजिक्स है, इसको ब्रश करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ब्रश किया हुआ है। पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, दोनों क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल। इसका मतलब फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ये कहता है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, इससे पहले हम आपको एक चीज बता दें, क्या बोल रहा हूं मैं,
कि फिजिक्स में कितना फोर्सेस हैं। देखिए जनरली फिजिक्स में दो प्रकार के फोर्सेस होते हैं चार्ज के साथ। चार्ज दो तरीके के फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। चार्ज कैन एक्सर्ट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस? पिंकी चार्ज कैन हैव two types of force, two types of forces। क्या क्या है बेटा? वो दो तरीके का होता है बेटा। अगर चार्ज रेस्ट पे रहेगा तो वो जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करेगा, और अगर चार्ज मोशन में रहेगा उसमें मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होगा, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर 4 में। When charge is in rest, it exerts electrostatic force, and when charge is in motion, it exerts magnetic force। क्या फोर्स एक्सर्ट करेगा? मैग्नेटिक फोर्स। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आगे चले? ठीक है, आगे चलते हैं। सर बढ़िया से समझा रहे हैं? सर बढ़िया से समझा रहे हैं कि नहीं? अरे बताओ यार कमेंट में, सर बढ़िया से समझा रहे हैं कि नहीं? अच्छा, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ चार्जिंग? किस किस मेथड से हम लोग चार्ज कर सकते हैं? एक बॉडी को कैसे हम लोग चार्ज कर सकते हैं? देखिए सबसे एक्चुअली फिजिक्स में आपके सिलेबस के हिसाब से तीन तरीके से हम लोग चार्ज कर सकते हैं, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन। हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारे पास क्या है? बाय फ्रिक्शन। क्या है बेटा? बाय फ्रिक्शन। चलो हम लोग समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि फ्रिक्शन से कैसे चार्ज करें। ठीक है, ये हुआ बाय फ्रिक्शन। सो व्हाट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी? देखिए पहले कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। हमने स्टार्टिंग में बोला था कि जब दो चीज को अगेंस्ट ईच अदर रब किया जाएगा, अगेंस्ट ईच अदर रब किया जाएगा, क्या होगा बेटा? चार्ज जो है ट्रांसफर होगा। एक में कुछ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो दूसरे में नेगेटिव चार्ज आएगा। सो द चार्ज डेवलप ऑन ए बॉडी ड्यू टू फ्रिक्शन इज नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में? चार्ज developed on a body due to friction, और उसको हम लोग कहते हैं रबिंग। known as frictional इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। उसको एक और नाम से कहा जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। बेटा इसको क्या कहते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ऐसा होता क्यों है? दो चीज को अगर एक दूसरे के अगेंस्ट में हम लोग क्या करेंगे? रब करेंगे तो चार्जिंग क्यों होता है? देखिए अगर हम दो सब्सटेंस लेते हैं उनमें वर्क फंक्शन करके कुछ क्वांटिटी होता है, दूसरे सब्सटेंस का वर्क फंक्शन दूसरा वैल्यू होता है, जिसकी वजह से अगर ए और बी दो अलग अलग सब्सटेंस है तो उनका वर्क फंक्शन में डिफरेंस के कारण when one rub against each other, once one rub against other, one will get if some charge, other will get opposite charge. So generally charge develop due to variation in work function value. Charging occurs due to charging occurs due to
डिफरेंट वर्क फंक्शन वैल्यू। बेटा जो लेक्चर दे रहा हूं ना, ये आपका नीट बोलो, जेई बोलो, बोर्ड बोलो, सबका फंडामेंटल यही रहने वाली है। अगर आप वक्त देंगे तो बढ़िया से फिजिक्स समझ में आएगा और न्यूमेरिकल भी बढ़िया से सॉल्व होंगे। पता है फिजिक्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? फिजिक्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बच्चे प्रॉब्लम ही नहीं करते, और उस प्रॉब्लम को करने के लिए आपको चाहिए पेशेंस। आपको मेरा विनती है प्यारे बच्चों, अगर आप फिजिक्स को बढ़िया से समझना चाहते हो तो आप वन शॉट के तरफ बिल्कुल ना जाए। समझ रहे हैं? अगर आपको बढ़िया से फिजिक्स को समझना है तो आप जो है वन शॉट बिल्कुल ना देखें। वन शॉट क्यों देख रहे हैं? साल के स्टार्टिंग में ही हम लोग लेक्चर छोड़ रहे हैं, बारीकी से पढ़ा रहे हैं। रेगुलरली पढ़ते रहिए, कॉन्स्टेंटली मेहनत करते रहिए। एक वक्त आएगा जब आपको भी फिजिक्स इजी लगेगा। ठीक है? कहते हैं रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ जाना मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर तुम लगातार मेहनत करोगे बेटा, लगातार पढ़ते चलोगे, लगातार समझते चलोगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आपका सारा सिलेबस कंप्लीट किया होगा। जब आपके दोस्त YouTube पे आके सर्च कर रहे होंगे कि वन शॉट फलाना चैप्टर, वन शॉट फलाना चैप्टर, आप बोलेंगे हमारे पास नोट भी तैयार है, लेक्चर भी देख रखी है, अब बारी है, अब क्या बारी है तुम्हारा? न्यूमेरिकल करने का बारी है। अब शुरू होगा तुम्हारा असली तैयारी है। ठीक है? तो तुम्हारा तैयारी शुरू करने का सही वक्त आ जाएगा जब पूरा लेक्चर सीरीज हम लोग खत्म कर लेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि बेटा साल के एंड से पहले 2000 मतलब एटलीस्ट इस ईयर के लिए आप लोग पूरा लेक्चर पा ले। ठीक है? तो क्या है, अच्छा ये जो एक बच्चा को ये भी डाउट आया, वर्क फंक्शन क्या होता है सर? आपने धड़ाक से बता दिया वर्क फंक्शन क्या है। देखिए वर्क फंक्शन होता है, वर्क फंक्शन को समझते हैं बेटा। वर्क फंक्शन जो होता है ये चैप्टर 11 में बढ़िया से एक्सप्लेन किया गया है। चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसको समझ लेंगे। इसका जो सिंबल होता है वो होता है फाई नॉट। इसको क्या कहते हैं? इट इज द अमाउंट, डेफिनेशन लिख लीजिए, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क to be done, work to be done to remove an electron from the surface of a body। ठीक है? जितना काम करने के बाद एक बॉडी के सरफेस से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लें, उसको कहते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्योंकि वर्क डन होता है, इसका जो ऐसा यूनिट होगा, ऐसा यूनिट बेटा जूल हो जाएगा, बट मेजर्ड इन व्हाट? measured in इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा याद रखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10 टू द पावर -19 जूल। इसको हम लोग हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही मेजर करते हैं। किसमें मेजर करते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही मेजर करते हैं। ठीक है? ठीक है, वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन के बारे में समझ में आ गया। अच्छा एक चीज यहां पे है, तो जब ए और बी को हम लोग रब करेंगे, क्या करेंगे बेटा? रब करेंगे, तो वर्क फंक्शन कहां रोल प्ले करता है? मान लीजिए आपके पास कोई एक चीज है, एक बॉडी है ए, एक बॉडी है क्या? आपके पास एक बॉडी है ए,
एक कोई बॉडी है ए और दूसरा कोई बॉडी है बी, ऐसे ना समझते हैं, इसको थोड़ा आसान कर देते हैं। मान लीजिए आपने क्या लिया, सिल्क का एक टुकड़ा लिया और आपने एक ग्लास रॉड लिया। क्या लिया बेटा? ग्लास का रॉड, ठीक है। और सिल्क और ग्लास रॉड क्या कर रहे हैं? रब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रब कर रहे हैं। जनरली होता क्या है, जो ग्लास रॉड का वर्क फंक्शन होता है वो सिल्क से कम होता है। इसके वजह से ग्लास रॉड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसका वर्क फंक्शन वैल्यू कम है। जिस चीज की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे ग्लास से सिल्क के ऊपर, और ग्लास विल एक्वायर व्हाट टाइप ऑफ चार्ज? इट विल एक्वायर पॉजिटिव टाइप ऑफ चार्ज। जबकि सिल्क के ऊपर कैसे चार्ज आ जाएंगे बेटा? नेगेटिव टाइप ऑफ चार्ज, एंड दिस इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ग्लास में आया पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे ही हम लोग एक और एक्सपेरिमेंट अगर लेंगे, मान लीजिए हमने कुछ ऐसे लिया, हम प्लास्टिक रॉड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बेटा? प्लास्टिक रॉड। और ये क्या लिए हैं? ऊल। ये लिए हैं ऊल। तो ऊल का जो वर्क फंक्शन होता है वो प्लास्टिक रॉड से कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन ऊल से जो है प्लास्टिक के रॉड के ऊपर चला जाएगा, और ऊल में क्या डेवलप हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज। क्या चार्ज? और एक बढ़िया चीज, इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा इसमें उतना ही नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इसमें मान लीजिए ग्लास रॉड 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो इसमें 10 पॉजिटिव चार्ज दिखेंगे और सिल्क में जो है 10 नेगेटिव चार्ज दिखेंगे। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस विल डेवलप। ओके, सो तो प्लास्टिक रॉड में क्या चार्ज आ जाएंगे बेटा? नेगेटिव चार्ज। हम गिन के नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जब कीजिएगा तो थोड़ा देख लीजिएगा। हमारे पास दो एग्जांपल आया। अभी हम लोग चलते हैं जो पीछे छोड़ के आए थे, क्या डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन छोड़ के आए थे बेटा? पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? चार्ज डेवलप डेवलप्ड ऑन ग्लास रॉड when rubbed with क्या बेटा? सिल्क is called पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एंड नेगेटिव चार्ज developed on glass rod, plastic rod and rubbed with wool is known as नेगेटिव चार्ज। ठीक है, बहुत ही इजी डेफिनेशन है। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, बढ़िया चल रहा है कि नहीं डिस्कशन? बोलिए। देखिए, यहां पे हमारे पास एक टेबल है जिनमें से हम दो सब्सटेंस, इसमें क्या दिया गया पता है? इसमें दिया गया है वर्क फंक्शन वैल्यू। क्या दिया गया बेटा? वर्क फंक्शन वैल्यू। इसमें वर्क फंक्शन वैल्यू दिया गया है लो टू हाई। मतलब लिस्ट में जो पहले हैं उनका वर्क फंक्शन कम है, लिस्ट में जो बाद में है उनका वर्क फंक्शन जो होगा बेटा वो ज्यादा है। क्या है बेटा? वो ज्यादा है। उसी हिसाब से हमने दो सब्सटेंस चूज किया यहाँ पे, एक ग्लास रॉड चूज किया, दूसरा क्या चूज किया? सिल्क चूज किया। ग्लास का जो सीरियल नंबर है वो कितना है बेटा? ग्लास का जो है वो 4 है। कितना है?
4 और सिल्क का जो कितना है बेटा वो है 7। क्या बताएंगे अगर ग्लास रॉड और सिल्क को रब करेंगे ग्लास में क्या चार्ज आएगा, ग्लास में क्या चार्ज आएगा, ग्लास में क्या चार्ज आएगा, कमेंट में बताइएगा। ग्लास में क्या चार्ज है? अगर सिल्क ग्लास का नंबर है 4, सिल्क का नंबर है 7, तो ग्लास का जो है वर्क फंक्शन क्या होगा, लो होगा, सिल्क का क्या होगा, ज्यादा होगा। उसी हिसाब से ग्लास में क्या चार्ज आएगा और सिल्क में क्या चार्ज आएगा, कमेंट में बताइएगा। लेकिन इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, क्या है वो, एलपी, लोअर वर्क फंक्शन गेट पॉजिटिव चार्ज, लो वर्क फंक्शन गेट पॉजिटिव चार्ज, लो वर्क फंक्शन गेट पॉजिटिव चार्ज। जिसका वर्क फंक्शन लो होगा वो क्या चार्ज पाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज पाएगा। क्या चार्ज पाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज पाएगा। हमने कंडक्ट मतलब क्या समझ लिया, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में एक और चीज छूट रहा है, एक और चीज छूट रहा है, ठीक है। क्या रबिंग, चार्जिंग थ्रू रबिंग कॉजेस वेरिएशन इन मास, ठीक है। देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन देते हैं, आप इसको करने के लिए कोशिश कीजिए। देखिए हमारे पास कुछ एक ए करके कुछ था और कुछ बी था, दोनों का मास जो है इक्वल थे। अब बट वर्क फंक्शन, आप इसको फाई नॉट से लिखें, फाई नॉट ऑफ ए इज लेस देन फाई नॉट ऑफ बी। अब हमने रब किया, ए को कुछ चार्ज गया, बी को कुछ चार्ज गया, रब करने के बाद फिर दोनों को अलग कर दिया। अब अगर एम ए हो जाएगा एम डैश ए और एम बी हो जाएगा एम डैश बी, क्या इनके बीच में यहां पे आप राइट साइन दे सकते हैं? मतलब इन चारों में से मतलब कौन सा जो ऑप्शन होगा वो सही रहेगा, थोड़ा देख के बताइए। तो एम ऑफ ए इज ग्रेटर देन एम ऑफ बी, एम ऑफ ए इज लेस देन एम ऑफ बी, बेटा अगर ट्रिक से जाए बेटा तो वर्क फंक्शन किसका लो है, ए का लो है। पॉजिटिव चार्ज कौन पाएगा, ए विल गेट पॉजिटिव, बी विल गेट नेगेटिव। जो पॉजिटिव चार्ज पाया उसके पास पॉजिटिव चार्ज कैसे आए, उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। तो इलेक्ट्रॉन जो है बेटा, इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होगा ए से बी के तरफ, और इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है बेटा 9.1 इंटू 10⁻⁻30। भले ही बहुत छोटा है लेकिन कुछ तो है ना, जिसके वजह से ए का मास जो है घट जाएगा। क्या होगा, घट जाएगा, और बी का मास जो होगा ज्यादा होगा। तो यहां पे जो सही साइन रहेगा वो ये रहेगा, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको पूरा बढ़िया से समझिए। अब देखिए बढ़िया से, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको मिटा दे रहे हैं अभी, क्योंकि हमें चार्जिंग बाय कंडक्शन भी लिखाना है। देखिए बेटा हम आपको बता रहे हैं, चीजें इतनी सरल नहीं है। मुझे पता नहीं दूसरे यूट्यूबर कब मतलब कैसे इतने कम टाइम में खत्म कर रहे हैं चीजों को, 1 शॉट में 1.5 घंटा में ही चैप्टर खत्म कर दे रहे हैं। कैसे खत्म होगा बेटा, अगर चीजें इसमें इतने सारे हैं कैसे खत्म होगा? और इसी की वजह से तो ये होता है, आप लोग एग्जाम के एक रात पहले 1 शॉट देख के चलते हो और एग्जाम में जाके कुछ नहीं आता, तो फिर क्या फायदा लेक्चर छोड़ने का। लेक्चर हम इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि आप लोगों को फायदा हो, ठीक है। मैं मानता हूं बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन
फिर भी हम एक नया प्रयास कर रहे हैं, ताकि अगर आपके पास ट्यूशन जाने का कोई साधना नहीं है, पैसा का कमियां हैं, कुछ दिक्कतें हैं और मतलब घर से दूर नहीं जा पाते हैं, आलसपन आपके अंदर पूरा भर भर के है, कुंभकर्ण जैसे सोते हैं, तो आप लोगों को आसान तरीके से पढ़ाने के लिए हम लेक्चर छोड़ रहे हैं। आप कुंभकर्ण बने रहिए और हमारे लेक्चर देखते रहिए। चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या है बेटा? चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग सिमिलर चार्जेस बाय अनचार्ज कंडक्टर। इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग similar charges by whom? By an uncharged conductor from charged conductor when they are in contact। देखिए ये होता है, इसको कहते हैं HIV वायरस, पता है? इसको मैं कहता हूं HIV वायरस ऑफ फिजिक्स। विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, विदाउट फिजिकल कांटेक्ट ये अपना एक बॉडी से दूसरा बॉडी को जो है चार्ज ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसको हम लोग बढ़िया से समझेंगे। देखिए मान लीजिए आपके पास एक कोई बॉडी है, दूसरा भी एक वही बॉडी है आइडेंटिकल, इसमें आपके पास कुछ चार्ज है, मान लेते हैं पॉजिटिव बेटा, इसमें कुछ भी चार्ज नहीं है, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ये कुछ इंसुलेटिंग स्टैंड पे खड़ा है। इंसुलेटिंग स्टैंड इसलिए है क्योंकि इसका जो है चार्ज ग्राउंड पे ना जाए। ये भी इंसुलेटिंग स्टैंड पे खड़े हैं, ठीक है। इनका चार्ज जो है वो है Q1 और इनका जो चार्ज है Q2, गिवन दैट दे बोथ आर आइडेंटिकल। अब इनको कांटेक्ट में लाएंगे और सेपरेट कर देंगे। क्या करेंगे बेटा? कांटेक्ट में लाएंगे फिर सेपरेट कर देंगे। तो हर किसी को कितना चार्ज मिलेगा? ईच विल गेट, दोनों आइडेंटिकल होंगे तभी। मान लीजिए इसमें नेगेटिव चार्ज है कुछ ऐसे टाइप का, ठीक है। ईच विल गेट, मान लीजिए Q चार्ज गेट कर रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाय 2 बाय क्या हो जाएगा बेटा? 2। ये फॉर्मूला आप नोट कर लो। अगर इसमें Q1 चार्ज इसमें Q2 चार्ज, दोनों को कांटेक्ट लाएंगे और सेपरेट करेंगे तो each will get Q1 plus Q2 given that they are identical, they are identical। लेकिन चार्जिंग में होता क्या है? चार्जिंग में क्या होता है बेटा? चार्जिंग में कैसा होता है? एक रहता है आपके पास चार्ज बॉडी, रुकिए, और दूसरा रहता है अनचार्ज बॉडी, ठीक है। एक रहता है चार्ज बॉडी, इसके पास कुछ ऐसे करके कुछ चार्जेस हैं, कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर देते हैं, ठीक है। और इसको इसके साथ फिजिकली कांटेक्ट किया गया, फिर सेपरेट किया गया, तो क्या होता है बेटा? इसके पास चार्ज है 10 और इसके पास है 0, तो each will get how much? 10 plus 0 by 2, that means after contact and when they brought in contact and separated, each will get how much? इसको भी आ जाएगा 5 चार्ज और इसको भी आ जाएगा वही 5 चार्ज। वही तो डेफिनेशन कह रहा है। क्या कह रहा है डेफिनेशन? द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग सिमिलर चार्जेस, सिमिलर चार्ज आए कि नहीं? सिमिलर चार्ज किसके द्वारा? अनचार्ज कंडक्टर, ये एक अनचार्ज कंडक्टर था, फ्रॉम ए चार्ज कंडक्टर, ये आपका चार्ज कंडक्टर था। व्हेन दे आर इन कांटेक्ट, जब उनको कांटेक्ट में लाया गया, HIV वायरस कांटेक्ट में आया, स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? चार्जिंग बाय कंडक्शन। अगर एक क्वेश्चन दे आपको तो और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। सॉरी,
क्वेश्चन दे अगर बड़े से क्लियर हो जाएगा। लिखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका जो आंसर है आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। सपोज ए बी एंड सी आर थ्री identical bodies having charges q 0 and q 0 and minus q respectively. If A first brought in contact with B, and then C, find the final charge on each of them. ये आपका होमवर्क है बेटा, मन से दिया है बेटा। इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको क्या समझ में आया। एक ए है, एक बी है, तीसरा सी है। ए का चार्ज कैपिटल क्यू, बी का चार्ज 0 और इसका माइनस क्यू। ए जो है पहले बी के साथ कनेक्ट किया गया, फिर लेके सी के साथ कनेक्ट किया गया, फिर सेपरेट कर दिया गया। अब इस पे कितना चार्ज रहेगा, इस पे कितना चार्ज रहेगा और इस पे कितना चार्ज रहेगा, ये इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। आपने यहां से क्या समझा इसको अप्लाई कीजिए, ये वाला आंसर आपको आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर हम आपको इसका पीडीएफ कमेंट कीजिएगा, हम आपको इसका सोल्यूशन का पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, हाथ से ही सॉल्व करके देंगे, डोंट वरी। ये कोई किताब का क्वेश्चन नहीं है, मन से दिए हैं, ठीक है। अभी हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय क्या होता है बेटा, बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय क्या होता है बेटा, इंडक्शन। देखिए इसको हम लोग समझते हैं, एक यहां पे टॉपिक है, व्हाट इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कैसा होता है, देखिए उसको लिख लीजिए आप पहले। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इट इज ए डिवाइस, मैं इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो, used to measure the strength of electric चार्ज। देखिए कैसा होता है ये, देखिए ये डिवाइस कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा देखिए। आपके पास क्या होता है बेटा, एक सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर होता है, और यहां पे
बॉब स्ट्रक्चर होता है ऐसा मेटल का, ठीक है, और जिसका एक वायर अंदर आता है ऐसे, और इसमें क्या होता है, दो प्लेट लगे होते हैं गोल्ड के। किसके लगे होते हैं? गोल्ड के दो प्लेट होते हैं। अगर आपको किसी भी वस्तु का क्या मेजर करना है बेटा? पोलैरिटी, मतलब क्या? स्ट्रेंथ मेजर करना है। तो आप मान लीजिए आपने लाया ग्लास रॉड जिसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज है, और कितना पॉजिटिव चार्ज है जानना चाहते हैं तो इसको लेके यहां पे कनेक्ट कीजिए। यहां पे अगर आप लोग कनेक्ट कर दिए, इसको लेके यहां पे कनेक्ट करेंगे तो वही जो पॉजिटिव चार्ज है वो दोनों लीफ के अंदर, लीफ के पास क्या होगा बेटा? अट्रैक्ट होके आएगा। क्या होके आएगा? अट्रैक्ट नहीं होगा, ट्रांसफर होके आएगा, ठीक है। अगर वो ट्रांसफर होके आएगा तो इसका भी पॉजिटिव इसका भी पॉजिटिव, तो दोनों क्या करेंगे? रिपल। ज्यादा चार्ज ट्रांसफर करेंगे और ज्यादा रिपेल, कम चार्ज ट्रांसफर करेंगे कम रिपेल, थोड़ा ज्यादा करेंगे और ज्यादा रिपेल। इसका मतलब क्या हम लोग नहीं कह सकते हैं, अगर ये एक लीफ है, ये दूसरा लीफ है, और ये इनके बीच का एंगल है, और इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस नहीं, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन जितना ज्यादा होगा, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज उतने ज्यादा होंगे। जैसे ज्यादा एंगल रहेंगे तो ज्यादा एंगल रहेंगे तो ज्यादा चार्ज होंगे, और कम एंगल रहेंगे, ज्यादा एंगल रहेंगे, कम एंगल रहेंगे तो कम चार्ज, ज्यादा एंगल रहेंगे तो ज्यादा, कम एंगल, ज्यादा एंगल, कम एंगल, ज्यादा। आ गया ना? ताली मत बजाओ भाई, ये ज्यादा कम किस ऐसे हो रहे हैं। गोल्ड लीफ, इसमें गोल्ड पत्ते जितना पतला लिया गया है, ठीक है। ये होता है मैक्सिमम, मतलब लेक्चर में ये इसको बताया नहीं जाता है, ठीक है, लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप एनसीईआरटी में अगर कुछ ऐसे दिख दिया, कुछ देख लिया, ये क्या चीज है, ये कौन सा प्राणी है, ये क्या चीज दिखा दिया सर, तो इसीलिए आपको यहां से पता होना चाहिए कि ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है, जिसको हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का स्ट्रेंथ को पता करने के लिए। अब दूसरा मेथड होता है, क्या होता है बेटा? दूसरा मेथड होता है चार्जिंग बाय, क्या बेटा? इंडक्शन। उसको समझने से पहले हमको समझना होगा व्हाट इज अर्थिंग। ठीक है, देखिए बेटा, अर्थिंग तो आप पहले सुने होंगे। बड़े बड़े बिल्डिंग के ऊपर क्या होता है? वाई शेप का कुछ रॉड निकला होता है। अब जाना जब बड़े बड़े बिल्डिंग के पास है ना, देखना ऊपर निकला होगा। जब थंडरस्टॉर्म होगा, जब थंडर मारेगा उसके ऊपर, वो पूरा अर्थ को चला जाएगा, वो पूरा एनर्जी, ठीक है, ट्रांसफर हो जाएगा। तो उसको कहते हैं अर्थिंग, मतलब कैसे भी करके अर्थ के साथ कनेक्ट हो जाओ। वैसे ही हम लोग इसी चैप्टर में अर्थिंग को हम लोग कहते हैं, कोई भी बॉडी अगर अपना चार्ज जो है अर्थ के साथ शेयर करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अर्थिंग। क्या बोलेंगे? अर्थिंग, ठीक है। आप भी अर्थ हो, ठीक है, अर्थिंग। देखिए आपके घर में जब काम करते हैं इलेक्ट्रीशियन, क्या करते हैं बेटा? जूते पहनते होंगे, क्यों? क्योंकि वो अर्थिंग ना होने के लिए, अगर करंट उनके बॉडी में आए तो अर्थ को ना जा पाए, उनको शक ना लगे, इसीलिए वो लोग पहनते हैं, ठीक है। तो अर्थिंग, व्हाट इज अर्थिंग? इट इज द method in which a body share its charge with earth। बेटा अर्थिंग का जो सिंबल होता है ना, वो ऐसा होता है। चलो अर्थिंग देखो, ये मान लीजिए आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी, ठीक है। चलो अर्थिंग का सिंबल यहां,
और नहीं तो ऐसे होता है, ये भी होता है अर्थिंग का सिंबल। ठीक है, हम लोग इस कन्वेंशन के साथ चलेंगे। तो मानिए आपके पास कोई दो बॉडी है, क्या है बेटा, दो बॉडी है, एक बॉडी ये हो गया, दूसरा बॉडी ये हो गया। ठीक है, चलो इसमें कुछ पॉजिटिव चार्जेस हैं। क्या चार्जेस हैं, और इसमें कुछ नेगेटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसको हमने कर दिया अर्थ, अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया, और इसको भी कर दिया हमने अर्थ। अब क्या होगा, अब ये होगा पॉजिटिव बॉडी को जब हम लोग चार्ज करते हैं, बेटा हमेशा याद रखना एटम में क्या होता है बेटा, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बीच का जो फोर्स है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या होता है उसको, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है तो वो बहुत, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, नियरली 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। इस चीज के वजह से इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अलग करना पॉसिबल नहीं होता है। तो जब भी हमको हमारे पास कुछ ट्रांसफर ऑफ चार्ज का बात आती है, हम लोग इलेक्ट्रॉन को ही ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो यहां पे भी वही होगा, पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होके नहीं जा पाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होके अर्थ से इस बॉडी में आएंगे और ये इस बॉडी को न्यूट्रल बना देंगे, जबकि इस जगह पे इलेक्ट्रॉन जो होगा वो खुद ट्रांसफर होके अर्थ में जाएगा और ये बॉडी न्यूट्रल हो जाएगा। अगर सीधा सीधा समझे हम लोग, जब भी कोई चीज अर्थ के साथ कनेक्टेड होता है, जो टर्मिनल, उस टर्मिनल का चार्ज जो होता है पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, न्यूट्रल बना देता है। क्या बना देता है उसको, न्यूट्रल। हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, चलो हमारे पास क्या आ गया, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अभी समझेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है। देखिए इसमें ये कोई, इसको बाद में समझेंगे। मान लीजिए ये कोई एक बॉडी है जो कि ज्यादातर क्या होता है, बॉडी होता है न्यूट्रल। इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतना नेगेटिव चार्ज होते हैं इसमें, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नेगेटिव चार्ज होते हैं। 1 2 3 4, चार हुए, 5 6 7 8। ठीक है, चलो ये एक न्यूट्रल बॉडी है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है। क्या है बेटा, ये है इंसुलेटिंग स्टैंड। इसके पास हम लोग क्या लाएंगे, ग्लास रॉड की प्लास्टिक रॉड, कुछ भी लाओ। मान लो ग्लास रॉड लाते हैं और उसको हमने किसके साथ रब करके लाया, इसको हमने, ये है आपका ग्लास रॉड, और इसको हमने रब करके लाया सील के साथ। तो इसमें क्या चार्जेस आएंगे, पॉजिटिव चार्जेस। अब क्या होगा, अब ये होगा इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज थे, ये जो ग्लास रॉड आया ये ऑपोजिट चार्ज को क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा। मतलब सारे नेगेटिव इस तरफ आ जाएंगे और ड्यू टू रिपल्सन सारे पॉजिटिव इस तरफ आ जाएंगे। ठीक है, अगर इसको अभी हम लोग हटा दें, किस चीज को, ग्लास रॉड को हटा दें, तो क्या होगा, अगर ग्लास रॉड को हम लोग हटा देंगे तो इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थे वो फिर से मिल जाएंगे। अगर फिर पॉजिटिव चार्ज आया फिर ऐसे हो जाएंगे, फिर हटा दिया फिर मिल जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता है उसमें क्या होता है बेटा, टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन होता है। इट इज ए टेम्पररी फेनोमेना। तो अभी डेफिनेशन को समझते हैं।
द फेनोमेनन ऑफ टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए कंडक्टर इन व्हिच ऑपोजिट चार्जेस अपीयर एट द क्लोजर एंड, मतलब ऑपोजिट जो चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ऑपोजिट चार्ज अपीयर एट द क्लोजर एंड, सेम चार्ज अपीयर एट द फर्दर एंड, सेम चार्ज अपीयर एट द फर्दर एंड इन प्रेजेंस ऑफ ए चार्ज बॉडी। जब पास में कोई चार्ज बॉडी रहेगा तो उसका ऑपोजिट चार्ज क्लोजर एंड में दिखेंगे, और जो सेम चार्ज रहेगा, लाइक चार्ज, वो दूसरे एंड में दिखेंगे, और इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। सवाल यह है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के थ्रू हम लोग चार्ज कैसे करेंगे? हमने फ्रिक्शन समझ लिया, कंडक्शन समझ लिया, लेकिन इंडक्शन के थ्रू कैसे हम लोग समझेंगे? किस चीज को? इस चीज को। देखिए, हमारे पास दो एक्सपेरिमेंट है, हम लोग दो एक्सपेरिमेंट में समझेंगे कि कैसे क्या होगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं इसको दो एक्सपेरिमेंट में आपको समझा दूं। हाँ, ये एक स्फीयर है, दूसरा एक स्फीयर है। ठीक है, ये कोई एक दूसरा स्फीयर है, आइडेंटिकल है। ठीक है, फिर उनको हम लोग कांटेक्ट में लाएंगे, फिर हम लोग जो है सेपरेट कर देंगे, और इसमें जो है कुछ इंसुलेटिंग स्टैंड भी लगा हुआ है, ऐसे करके कुछ इंसुलेटिंग स्टैंड भी लगा हुआ है। इंसुलेटिंग स्टैंड क्यों है? अर्थ नहीं करना है हमको, चार्ज को जो है अर्थ को ट्रांसफर नहीं करना है। और यहां पे इसमें मान लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे कुछ था। और हमने यहां पे क्या रखा? प्लास्टिक रखा, प्लास्टिक रॉड रब्ड विथ वूल। तो प्लास्टिक रॉड अगर रब्ड विथ वूल होगा तो इसमें क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो इस तरफ क्या चार्ज आ जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज। इस तरफ क्या चार्ज चले जाएंगे? नेगेटिव चार्ज। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको कर देंगे अर्थिंग, ये सारे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे अर्थ को। अब इसमें कौन सा चार्ज बच जाएगा? सॉरी, ऐसे भी नहीं करेंगे तो भी देखो, अभी अगर इसको रखते रखते हम दोनों को सेपरेट कर देंगे, इसमें जो होगा क्या होगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, और इसमें क्या चार्ज आ जाएंगे? नेगेटिव। ये एनसीईआरटी किताब का एक एक्सपेरिमेंट है जो मैंने एक लाइन में आपको समझाने की कोशिश किया कि हम दो अलग अलग स्फीयर पे बाय इंडक्शन कैसे चार्ज डेवलप कर सकते हैं। अब समझेंगे, ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हो गया। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को समझते हैं। देखिए, ये कोई स्फीयर है, ये वही स्फीयर है, और फिर ये वही स्फीयर है। चलिए, दोबारा करते हैं। ये एक स्फीयर है, ये वही स्फीयर है, फिर क्लोन। चलो, फिर क्लोन, अब इसमें कोई एक इंसुलेटिंग स्टैंड लगा दिया मैं, सब में ही होगा।
बेटा लेक्चर लंबा जा रहा है मुझे पता है, लेकिन अगर आपने देख लिया लेक्चर को बेटा, आपको और 5 वीडियो सर्च करने नहीं पड़ेंगे, एक ही वीडियो से सारा चीज बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एक बार देखो लेक्चर को, फिर उसके बाद कभी ना देखो, ऐसे समझाया जा रहा है। हमने क्या लिया बेटा, हमने इस चीज को कैसे लिया, देखिए इसमें पॉजिटिव चार्ज, कुछ पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। कितना पॉजिटिव चार्ज है, 5 5, ठीक है। चार्ज ऑलवेज लाई ऑन सरफेस, ये हमेशा याद रखिएगा, चार्ज ऑलवेज लाई ऑन सरफेस। तो सरफेस पे चार्ज है। अभी हम क्या करेंगे बेटा, एक कुछ ये लेके आएंगे, ग्लास या पुल, नो ये सॉरी, ग्लास या प्लास्टिक, आप अपने मर्जी से कुछ भी लेके आइए। प्लास्टिक लेके आते हैं, मानिए प्लास्टिक लेके आए तो इसमें क्या चार्ज आएंगे, नेगेटिव। पुल के साथ अगर रब करके लाएंगे तो इस तरफ कौन से चार्ज आ जाएंगे बेटा, 2 3 4 5। ये एनसीईआरटी का बुक का हम लोग एक्सपेरिमेंट आपको समझा रहे हैं, ठीक है। कोई ज्यादातर इसको समझाता नहीं है, लेकिन बेटा एनसीईआरटी को समझना जरूरी है। एनसीईआरटी एक अच्छी किताब है, उसको समझना जरूरी है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, उसी सिचुएशन के साथ हम लोग कर देंगे इसको अर्थिंग, और यहां पे अपना जो है ये है, अभी भी अपना प्लास्टिक रॉड जो है वो है नेगेटिव चार्ज लिया हुआ, ठीक है। अर्थ कर दिए तो सारे इलेक्ट्रॉन कहां फ्लो हो जाएंगे बेटा, अर्थ को फ्लो हो जाएंगे। और इसमें फाइनली हम लोग इसको हटा देंगे, अर्थिंग को भी हटा देंगे, ये न्यूट्रल हो जाएगा। इसके बाद इस तरफ जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो हो जाएंगे स्प्रेड। और इनिशियली बॉडी क्या था, न्यूट्रल था, अभी क्या चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। और इस तरीके से हम लोग एक बॉडी को हम लोग चार्जिंग थ्रू इंडक्शन, उसमें कुछ चार्ज डेवलप कर सकते हैं। और इस तरीके से हम लोग 2 बॉडी में भी चार्ज कर सकते हैं विदाउट अर्थिंग, ठीक है। ये 2 एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप क्या कर सकते हैं बेटा, आप इसमें क्या कर सकते हैं, चार्ज डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं बेटा आगे। देखो मैं हमेशा कहता हूं बेटा, सारे लेक्चर में कहता हूं, मुश्किलें बहुत आएंगे रास्ते भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है तुम्हारे मंजिल को पाने के लिए। बेटा तुमको मेहनत करना होगा, ठीक है, पेशेंस रखना होगा, लेक्चर को खत्म करना होगा। लेक्चर को अगर बढ़िया से खत्म कर लिए तो आपको पूरा बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। अभी पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का कितने प्रॉपर्टी होते हैं बेटा, 3 प्रॉपर्टी होते हैं। एक होता है एडिटिविटी, दूसरा होता है कंजर्वेशन, और तीसरा होता है क्वांटाइजेशन। और इसी में ही लेक्चर खत्म हो जाएगा, और कुछ क्वेश्चन करा दूंगा फिर लेक्चर खत्म कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो एडिटिविटी क्या होता है, देखिए एडिटिविटी अगर समझेंगे, डेफिनेशन अगर समझेंगे तो एडिटिविटी क्या होता है बेटा, द टोटल चार्ज of a body is sum of the individual charge present in the body। मान लीजिए ये आपके पास कोई बॉडी है, इसमें कुछ Q1 Q2 ऐसे ऐसे करके अप टू Qn करके कुछ चार्ज है। तो जो टोटल चार्ज होगा दैट विल इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू, बेटा बहुत मेहनत से वीडियो बनाना पड़ता है, ठीक है।
अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे और आपको फायदा हो गया बेटा तो फिर मैं खुश। ठीक है, इसको अगर हम लोग समझेंगे ये कोई बॉडी है मान लीजिए जिसमें कुछ चार्जेस हैं 5 कूलम, -3 कूलम, 8 कूलम, -2 कूलम, +7 कूलम। आपका अगर सवाल पूछे कि व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी, देखिए ये जो +7 कूलम है दिस इज आउटसाइड द बॉडी, हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे। जो टोटल चार्ज होने वाला है दैट विल बी इक्वल टू 5 + 8 -3 -2, इसका मतलब टोटल 8 कूलम आएगा और ये आपका आंसर है। और यही होता है एडिटिविटी। ये क्या होता है बेटा? एडिटिविटी। ठीक है, हम लोग समझेंगे कंजर्वेशन नेचर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन नेचर क्या होता है? बेसिक प्रॉपर्टी होते हैं ये तीन, एडिटिविटी, कंजर्वेशन, एडिटिविटी एंड क्वांटाइजेशन। तो कंजर्वेशन क्या होता है? अगर हम लोग कंजर्वेशन समझेंगे, ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे चार्ज कैन सॉरी हेलो रेकॉर्ड करुची चार्ज कैन neither be created nor be destroyed। इसको ना लिख के और बढ़िया रहेगा क्योंकि ये कभी कभार गलत प्रूव हो जाता है, कभी कभी ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। क्योंकि हम लोग इसको और इजीली लिख सकते हैं द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब ना उस सिस्टम से किसी चार्ज को बाहर जाने दिया जा रहा है, ना बाहर से कोई चार्ज को उसको अंदर आने दिया जा रहा है, उसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। और उसका टोटल चार्ज जो होगा कंजर्व होगा। अगर एग्जांपल के तौर पे लिया जाए, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, देखिए कुछ एग्जांपल्स है। जब एक्वस सॉल्यूशन में आप लोग NaCl मतलब रो सॉल्ट को ऐड करते हैं, ये क्या हो जाता है बेटा? Na+ हो जाता है और ये हो जाता है Cl-। देखिए टोटल चार्ज आफ्टर बिफोर आयनाइजेशन 0, आफ्टर आयनाइजेशन 0, तो टोटल चार्ज बिफोर एंड आफ्टर इक्वल रहा। तो पूरा सिस्टम को अगर हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम मानेंगे तो चार्ज जो है टोटल कंजर्व है। दूसरा अगर एग्जांपल लेंगे बेटा बीटा डीके। जनरली बीटा डीके में होता क्या है? जनरली बीटा डीके में क्या होता है? बीटा डीके में एक न्यूट्रॉन होता है जो कि टूट के एक प्रोटॉन बनता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन बनता है। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? +E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -E। टोटल चार्ज इन दोनों का मिलके कितना हो जाएगा? 0। बिफोर रिएक्शन 0, आफ्टर रिएक्शन 0। ठीक है, इसको तीसरा एक आता है पेयर प्रोडक्शन। गामा रेज, ठीक है, ये एक एग्जांपल है बस। जब टूटता है
एक पॉजिट्रॉन बनता है और एक इलेक्ट्रॉन बनता है। ये क्या है बेटा? पॉजिट्रॉन जिसका चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट होता है। यह होता है पॉजिट्रॉन और यह होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर टोटल चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे। और ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट, बेटा रुकिए, चलो चलो, हाँ ये क्वांटाइजेशन। अच्छा यहां पे ये है क्या? क्वांटाइजेशन। क्या होता है क्वांटाइजेशन का मतलब? देखिए, ये माना गया है कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को कभी तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, तो जब भी किसी बॉडी में अगर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसमें कितने चार्ज होंगे? अगर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 1.6 10 to the power minus 32 kg, सॉरी 30, ये क्या लिख रहा हूं मैं, 19 कूलम। ठीक है, अगर दो इलेक्ट्रॉन हुए तो नेगेटिव आएगा, लेकिन मैं ऐसे ही लिख रहा हूं। ठीक है, अब चीजों को समझिए। 3.2 10 to the power minus 19 कूलम। अगर तीन इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 4.8 10 to the power minus 19 कूलम। अगर 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो 8 into 10 to the power minus 19 कूलम। आप समझ रहे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो 16 into 10 to the power minus 19 कूलम। क्या हम लोग ये कंक्लूड नहीं कर पाएंगे जो टोटल चार्ज है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का जो है मल्टीपल हो रहा है, जबकि आपका n का वैल्यू 0 हो सकता है, प्लस और माइनस 1 हो सकता है, प्लस और माइनस 2 हो सकता है। प्लस और माइनस इसलिए क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज होगा प्लस लेंगे, जब नेगेटिव चार्ज होगा माइनस लेंगे, और जो E का वैल्यू है वो है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। अगर हम लोग इसका डेफिनेशन को लिखे तो डेफिनेशन कुछ ऐसे होगा, लिखिए, हम लिखा रहे हैं ताकि लिखते लिखते आपको याद हो जाए। द टोटल चार्ज of a body is always integral multiple of some basic amount of चार्ज। और वो बेसिक अमाउंट कौन है? E है, दैट इज इक्वल टू E। हम लोग लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू NE। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत आगे आएगा काम, आगे जाके इसको बहुत यूज करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल में। ठीक है, पॉजिटिव प्रोटॉन के लिए लेंगे, नेगेटिव के लिए क्या लेंगे? माइनस लेंगे। ये होता है क्वांटाइजेशन। ये क्या होता है बेटा? क्वांटाइजेशन। एक क्वेश्चन अगर दें आपको इसको समझने के लिए, देखिए क्वेश्चन अगर दें आपको अच्छा, कैन ए बॉडी हैज 8 into 10 to the power minus 20, सॉरी कितना है बेटा? हाँ, माइनस 20 कूलम ऑफ चार्ज। क्या एक चीज में, एक बॉडी में टोटल चार्ज जो है वो इतना हो सकता है? इसका आंसर हम लोग करेंगे अभी। ठीक है, देखिए जब भी सॉल्यूशन करें आपको गिवन चीज लिखना है। हमारे पास टोटल चार्ज जो दिया है वो कितना है?
8 इंटू 10⁻⁻20। ठीक है, अब E का वैल्यू कितना आपको पता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। N का वैल्यू हमको पता करना है। नाउ ऐसे लिखिए, वी नो दैट, हम लिखाना भी सिखा रहे हैं आपको, ठीक है। जब एंट्रेंस के लिए पढ़ाएंगे बेटा ए प्लस लेक्चर सीरीज, उसमें ये सब नहीं लिखेंगे, सीधा सीधा सॉल्व करेंगे। Q इज इक्वल टू एन ई, इसका मतलब N इज इक्वल टू जो होगा वो Q बाई ई होगा। N विल बी इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻20 और E का वैल्यू हो जाएगा 1.6 10⁻⁻19। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 10⁻⁻20 प्लस 19। इसको कीजिए कैंसिल, हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻1 दैट इज इक्वल टू 0.5, जो कि कितना होता है बेटा, हाफ होता है ना। लेकिन हमने यहाँ पे पढ़ के आया जो n का वैल्यू होगा हमेशा इंटीजर हो गया ये यहाँ पे, लेकिन n का वैल्यू जो है एक फ्रैक्शनल वैल्यू आ रहा है। जब भी ऐसा आए तो हम लोग लिखेंगे द टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी कैन नॉट हैव दिस मच वैल्यू, सो हम लोग आंसर में लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल। देखो बेटा मैं क्या बोला, फिजिक्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बच्चे प्रॉब्लम नहीं करते, और प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा टाइम का लेक्चर देखना होगा। अगर आप फंडामेंटली चीजें क्लियर हो जाएंगे एक बार, तो आप कोई भी न्यूमेरिकल अप्रोच कर पाएंगे। फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करना दिक्कत नहीं है, न्यूमेरिकल को अप्रोच कैसे करना है वो सीखना है, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। लेक्चर देखा, लगा बहुत भारी है, अब तो न्यूमेरिकल करने का बारी है, अब तो न्यूमेरिकल करना पड़ेगा। हाँ चलो मस्त है, मस्त है, बहुत जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, 15-20 मिनट के अंदर पूरा चीज को खत्म कर देंगे, ठीक है। वाओ, क्वेश्चन ये है, इफ ए बॉडी गिव्स 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, हाउ मच टाइम इट रिक्वायर्ड टू गेट टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन अगर दे रहा है 1 सेकेंड में, सो पहले हम लोग सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे कि 1 सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब कितना चार्ज दे रहा है। अमाउंट ऑफ चार्ज given by the body in 1 second will be equal to how much? Q is equal to Ne, that is equal to 10⁹ into 1.6 10⁻⁻19 कूलम, that is equal to कितना हो जाएगा 1.6 10⁻⁻19 प्लस 9 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा -10। इतना तो बेसिक आपको पता होना चाहिए बेटा, क्लास 8 का चीज है। कुछ बच्चे तो मेरे पास ट्यूशन ऐसे भी आते हैं जिनको ये चीज भी नहीं पता था, और वो मुझे जज करेंगे कि सर अच्छे से पढ़ा पाते हैं कि नहीं पढ़ा पाते हैं। पता है बच्चों, हमने आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए ऑफलाइन ट्यूशन छोड़ रखी है, हमने ऑफलाइन पढ़ाना छोड़ दिया। हम उन बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, जाओ बर्बाद हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एटलीस्ट हम तो उनका साथ निभा सकते हैं ना जो पढ़ना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग लेक्चर लेके आए हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, उनको लगता है भाई लास्ट 3 दिन में पढ़ लेंगे तो नहीं होगा, यूट्यूब में तो वीडियो लिखा है हाउ टू कंप्लीट फिजिक्स इन लास्ट 3 days। आपका जानकारी के लिए बता दूं, थोड़ा अपने बड़े भाई बहनों से बात कर लो, ठीक है। ठीक है,
अब 1 सेकेंड में हो गया, ठीक है, इतना। तो नाउ 1.6 10⁻⁻10 कूलम are coming out in। फिजिक्स का पेपर कितना भयंकर होता है अपने भाई बहन से पूछ लो, तब तुमको अंदाज आ जाएगा कि इस लेक्चर का क्यों जरूरत था तुम्हें। 1 पॉइंट्स आर कमिंग आउट इन 1 सेकेंड। अब 1 कूलम विल कम्स आउट कितना सेकेंड में भाई? 1 बाय यूनिटरी मेथड तो आता है, क्लास 5 बच्चों को सिखाया जाता है ये चीज। इतना सेकेंड, इतना तो आपको आता है। इसको अगर बेटा सॉल्व करेंगे, ये हो जाता है 6.25 10⁻9 सेकेंड। कैसे कर लिए सर? अरे देखो, आपको बता दें दोस्त, कभी कभी क्वेश्चन ये आता है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम, और इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसा होता है, Q इज इक्वल टू NE, N इज इक्वल टू Q बाई E, Q का वैल्यू 1 कूलम, और ये होता है 1.6 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करेंगे तो 6.25 10⁻18। ओ देखो, 1/-19 था, ऊपर गया तो +18 हो गया, एक घट गया और पॉजिटिव हो गया। वैसे ही -10 ऊपर गया तो +9 हो जाएगा। मैं वहां से लॉजिक यूज करके इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। ये भी कभी कभार पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे बेटा, पढ़िए सवाल को। सवाल क्या है? कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय 12.5 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत आसान है। Q इज इक्वल टू बेटा N, N का वैल्यू जो है 12.5 है, 10⁸ है, और E का वैल्यू जो है 1.6 है और 10⁻⁻19 है। ये है ना, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए भाई। इसको सॉल्व कीजिए भाई। ओके, देखें 125, फिर हो गया 16, और छके छः के साथ 5 2 1, ये हो जाएगा 0, 5 5 0, 1 आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 2। अब यहाँ पे डेसिमल था और यहाँ पे डेसिमल था, मतलब 2 डेसिमल होना। तो इसको अगर सॉल्व कर लेंगे हम लोग, हमारे पास आएगा क्या बेटा? 20 × 10⁻11। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग सॉल्व करेंगे, जगह 2 × 10⁻10, इतना कूलम। ये है आपका आंसर। बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये जाके थोड़ा सर्च करो, व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। बताएं आपको कौन से क्लास में था? क्लास 7 मेरे टाइम पे, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर का नाम था एक्सपोनेंशियल एंड पावर। ठीक है, इतना डिटेल नहीं देना चाहिए। चैप्टर 13 क्लास 7, व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है बेटा?
बेसिकली जब हमारे पास हीलियम होता है और हीलियम से हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, जो बाकी रह जाता है उसी को हम लोग कहते हैं अल्फा पार्टिकल। क्या कहते हैं उसको? अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल का अगर चार्ज पूछेगा आपको, Q इज इक्वल टू 2 इंटू ई, पॉजिटिव होगा नेचर, तो 2 इंटू 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इतना तो कर दोगे, ये तो बहुत इजी है सर। वाह सर, क्या न्यूमेरिकल सिखा है सर। ठीक है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कुछ ये होता है, पॉजिटिव होता है अल्फा पार्टिकल। क्या नेचर होता है अल्फा पार्टिकल का? पॉजिटिव नेचर। ठीक है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन न्यूक्लियस। देखिए, अगर एटम पे पूछता 0 होगा, क्योंकि न्यूट्रल एटम पे टोटल चार्ज होता है क्या होता है? 0 होता है। लेकिन उसने सवाल में क्या पूछ रखा है? कैलकुलेट द चार्ज ऑन Na न्यूक्लियस। और किसी भी नोटेशन अगर हम आपका लिखे किसी भी एटम का, यहां पे होता है A, यहां पे होता है Z। A का मतलब एटॉमिक नंबर और Z का मतलब एटॉमिक मास, और जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसमें कितना प्रोटॉन है? 11 प्रोटॉन। अगर 11 प्रोटॉन है तो Q इज इक्वल टू Ne, N का वैल्यू जो होगा वो 11 होगा, E का वैल्यू कितना होगा? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। 10⁻⁻19 कूलम। एक सेकेंड, 16 के साथ 11 मल्टीप्लाई करना हो गया? नहीं हुआ क्या? सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ठीक है, चलो। $176 आएगा ना? 1.76 10⁻⁻19, सॉरी -19 तो नहीं होगा, हाँ इतना ही होगा। ठीक है, ये आएगा आपका आंसर। कैलकुलेट द चार्ज ऑन Na न्यूक्लियस, ये इतना आएगा। ठीक है, अब हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। किसका सवाल है ये? एनसीईआरटी का सवाल है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको ज्यादातर बच्चे जो है समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या होगा बेटा? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पहले आपको तो याद रखना पड़ेगा एक डाटा कि एनसीईआरटी में जो कप है उसमें कितना ग्राम का पानी आता है? 250 ग्राम। ये फिक्स है, ये एनसीईआरटी में है। ठीक है, 250 ग्राम ऑफ। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दे आर इन ए कप ऑफ वाटर। एक कप ऑफ वाटर में कितना पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, कितना नेगेटिव चार्ज रहेंगे। हमको कैसे तैसे करके n निकालना है। n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं एक स्टेटमेंट, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट कहां पे आ गया? मोल कॉन्सेप्ट तो केमिस्ट्री का चीज है। देखिए, मोल कॉन्सेप्ट इतना कहता है 1 मोल विल बी इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स भी कह सकते हो, मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हो, एंड दिस इज इक्वल टू एटम के जगह पे ग्राम एटॉमिक मास होगा
और मॉलिक्यूल की जगह पे ग्राम मोलिकुलर मास। इसका मतलब 18 ग्राम ऑफ वाटर is equal to 1 mole of water is equal to 6.02 into 10 to the power 23 molecules of water। एटीन ग्राम कैसे आया? ये वाटर का मोलिकुलर मास है। कितने हाइड्रोजन है बेटा? 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना है? 1 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होगा। टोटल आएगा 18 ग्राम। किसका एटॉमिक मास? वाटर का मोलिकुलर मास। ये 2 हाइड्रोजन के लिए और ये 2 ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, अभी हमको समझना है कि 18 ग्राम ऑफ वाटर का मतलब इतना मोलिकुल्स, 1 ग्राम ऑफ वाटर मतलब कितना मोलिकुल्स होगा? देखा 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 बाई 18, इतना मोलिकुल्स ऑफ वाटर हो जाएगा। और हमको अभी निकालना है 250 ग्राम ऑफ वाटर, कितना हो जाएगा? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 बाई 18 इंटू 250। इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8.36 10 टू द पावर 25, सॉरी 25 तो नहीं आएगा, 24 आएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, इतना वाटर मॉलिक्यूल्स है, इतना मॉलिक्यूल्स, लेकिन इतना नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं है। अब दूसरा स्टेटमेंट, इन ए सिंगल molecule of water has how many protons? हाइड्रोजन के लिए 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्रोटॉन होगा। ऑक्सीजन के लिए 1 मतलब 8, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 + 2 is 10 प्रोटॉन्स। अब now total number of protons will be equal to 8.36 10 to the power 24 into 10, that is equal to 8.36 into 10 to the power 25। ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लेकिन अभी आंसर नहीं आया है, आंसर आना अभी बाकी है। अभी हम लोग आंसर करेंगे नाउ। चार्ज विल बी इक्वल टू हाउ मच? Q इज इक्वल टू N इंटू, और ये जो क्वांटिटी निकल के आया है यही आपका N है बेटा। इसका मतलब 8.36 इंटू 10 टू द पावर 25, 1.6 10 टू द पावर -19, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 13.3 इंटू 10 टू द पावर 6 कूलम। ठीक है, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये थोड़ा कैलकुलेशन खुद से कीजिएगा। ठीक है, ये मैंने कर रखा था पहले से तो मुझे याद है,
मैं लिख दे रहा हूं सीधा, ठीक है। आशा करता हूं पूरा बढ़िया समझ में आया होगा। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी चैनल पे, इसी इंसान के साथ, इसी टॉपिक पे बात करेंगे, इसके आगे वाले टॉपिक इसी चैप्टर में, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।